नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हिंदी साहित्य के पूरे 1000 साल का सफर। हम ये देखेंगे कि कैसे कहानियों और कविताओं ने मिलकर एक पूरे राष्ट्र की आत्मा को आवाज दी है। सोचिए जरा, 1000 साल की कहानियों का नक्शा आखिर कैसे बनाया जाए? ये कोई आसान काम तो है नहीं। इतने लंबे और कह सकते हैं विविध इतिहास को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक बुनियाद तो चाहिए ही, है ना? तभी तो इस सफर को सही से समझ पाएंगे। और ये बुनियाद रखी थी विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में। आप उन्हें एक तरह का मास्टर मैप मेकर या कार्टोग्राफर कह सकते हैं, जिन्होंने हमें इस पूरी इतिहास को समझने का एक जरूरी नक्शा थमा दिया। और कमाल की बात यह है कि उनका दिया हुआ ये खाका आज भी स्टडी का मेन बेसिस है। तो ये रहा वो नक्शा। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को इन 4 बड़े हिस्सों या कह लीजिए युगों में बांटा: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। यही हमारे आज के विश्लेषण के मेन पड़ाव होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नायकों, समतों और ईश्वर की। हमारे सफर का जो पहला पड़ाव है ना, वो हमें एक साथ 2 युगों से मिलवाता है। ये वो दौर था जब साहित्य का फोकस, उसका ध्यान युद्ध के मैदान से हटकर मन की शांति की तरफ मुड़ गया। सबसे पहले आता है वीरगाथा काल। देखिए, ये एक ऐसा समय था जब चारों तरफ राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। तो साहित्य का काम क्या था? बस अपने राजाओं और उनकी वीरता का गुणगान करना। ज्यादातर लिटरेचर इसी तक सीमित था। और इसमें ना इतिहास और कल्पना का एक बड़ा ही अनोखा मिक्सचर देखने को मिलता है। लेकिन संघर्ष के इस दौर के बाद साहित्य ने एक यू टर्न लिया। उसने अंदर की तरफ देखना शुरू किया। और यहीं से उस दौर की शुरुआत होती है जिसे कई लोग हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं। मतलब बाहरी लड़ाइयों से फोकस हटा और एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। और वो था भक्ति काल। भक्ति काल का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में एक साहित्यिक और आध्यात्मिक आंदोलन था। एक तरह की सामाजिक क्रांति थी जिसने कहा कि भाई, ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी पुजारी या रस्म रिवाज की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस एक सच्चे दिल की। अब इसमें भी एक मजेदार बात है। भक्ति के 2 अलग-अलग रास्ते थे। एक थी निर्गुण धारा, जो मानती थी कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। इसके सबसे बड़े कवि थे कबीर। और दूसरी तरफ थी सगुण धारा, जो राम और कृष्ण जैसे ईश्वर के साकार रूप की पूजा करती थी। और इसमें तुलसीदास और सूरदास जैसे महान कवि हुए। अब यहां से कहानी में एक और मोड़ आता है। साहित्य का पेंडुलम कह सकते हैं भक्ति से हटकर एक बार फिर दुनिया की तरफ घूमता है। लेकिन इस बार फोकस था तकनीकी बारीकियों पर, कलाकारी पर, मतलब नियमों की कविता पर। तो ये रीति आखिर है क्या? देखिए, रीति का मतलब है एक तयशुदा रास्ता, एक परंपरा। ये वो दौर था जब कविता शास्त्रीय नियमों में बंधी होती थी। खूब सारे अलंकार, खूब सजी संवरी भाषा, और इसका मकसद अक्सर अपने शाही संरक्षकों मतलब राजाओं को खुश करना होता था। रीति काल की कविता को भी समझने के लिए 3 धाराओं में बांटा गया है। पहली, रीतिबद्ध। ये वो कवि थे जो कविता के नियम समझाते हुए ग्रंथ लिखते थे। दूसरे, रीति सिद्ध। ये वो थे जिन्होंने नियमों पर मास्टरी हासिल कर ली थी और बस उनका इस्तेमाल करते थे। और तीसरे, रीति मुक्त। ये बागी थे। इन्होंने नियमों को तोड़ा और सीधे अपने दिल से, अपने अनुभव से लिखा। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी का नाम सबसे ऊपर आता है। उनके लिए कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे, जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। मतलब उनकी एकमात्र रचना सतसई इस बात का सबूत है कि कैसे छोटे छोटे दोहों में बहुत गहरे मतलब छिपे हो सकते हैं। इसी को तो कहते हैं गागर में सागर भरना। तो अब तक साहित्य ज्यादातर या तो मंदिर में था या राजा के दरबार में। लेकिन सवाल यह है कि क्या होता है जब साहित्य राजा के दरबार से निकलकर आम आदमी की गलियों में आ जाता है? बस यही सवाल हमें अगले और शायद सबसे क्रांतिकारी दौर की तरफ ले जाता है। और इसी के साथ शुरू होता है एक आधुनिक जागरण, एक नई सुबह। ये गद्य की और स्व की यानी सेल्फ की क्रांति थी। एक ऐसा युग जिसने हिंदी साहित्य का चेहरा मोहरा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आधुनिक युग के पीछे कई बड़े कारण थे, जैसे प्रिंटिंग प्रेस का आना, लोगों में राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना का बढ़ना, और सबसे जरूरी खड़ी बोली का एक स्टैंडर्ड भाषा के रूप में सेटल होना। पत्रकारिता एक हथियार बन गई और साहित्य अब सिर्फ कविता तक सीमित नहीं रहा,
अब गद्य का जमाना आ गया था। आधुनिक युग का यह सफर भी कई पड़ावों से गुजरा। सबसे पहले आया भारतेंदु युग, जिसने एक तरह से पुनर्जागरण की नींव रखी। फिर आया द्विवेदी युग, जिसने भाषा को मांझा, उसे सुधारा। और उसके बाद आया छायावाद, जिसे हिंदी साहित्य का रोमांटिक दौर भी कहते हैं, जहां स्व यानी अपनी भावनाएं सेंटर में आ गई। और छायावाद की इमारत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, इन चारों ने अपनी जबरदस्त रचनाओं से साहित्य को एक नई ऊंचाई दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। छायावाद के बाद भी साहित्य की तलाश जारी रही, नई आवाज़ों की तलाश। देश की हकीकत बदल रही थी, तो जाहिर है साहित्य को भी एक नई हकीकत का सामना करना था। इस रोमांटिक दौर के बाद 2 बड़े रास्ते सामने आए। एक था प्रगतिवाद, जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित था। इसका मानना था कि साहित्य समाज को बदलने का एक औजार है। इसने किसानों और मजदूरों को आवाज दी। वहीं दूसरी तरफ था प्रयोगवाद, जिसका फोकस था अभिव्यक्ति के नए नए तरीकों पर, व्यक्ति के अकेलेपन और उसकी भीतरी दुनिया पर। तो हम एक पैटर्न देख सकते हैं, है ना? ये एक साइकिल है जो लगातार चलती रहती है। हर नया आंदोलन एक तरह की प्रतिक्रिया के रूप में उभरता है, जो साहित्य को एक नई दिशा में धकेलता है। तो इस पूरे सफर के आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं, क्या समझ में आता है? चलिए इस पूरी कहानी को समेटते हैं और देखते हैं कि आवाज़ों की ये नदी हमें क्या सिखाती है। 1000 साल के इस आईने में कुछ बातें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। पहली, साहित्य हमेशा अपने समय का आईना होता है। दूसरी, ये कभी समाज की बात करता है तो कभी व्यक्ति की, कभी नियमों में बंधता है तो कभी आज़ादी चाहता है। और सबसे अहम, हर नया दौर पिछले दौर की बुनियाद पर खड़ा होता है और साथ ही उससे एक तरह की बहस भी करता है। तो वीर महाकाव्यों से लेके आज की पर्सनल कविताओं तक ये सिर्फ किताबों की कहानी नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक भाषा ने एक पूरे राष्ट्र की आत्मा को, उसके सुख दुख को, उसके सपनों को व्यक्त करना सीखा। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन साहित्यिक धाराओं ने एक पूरे राष्ट्र की सोच को शक्ल दी, उसे बनाया। सवाल ये है कि इनकी गूंज आज भी हमारी सोच को कैसे आकार देती है। ये सोचने वाली बात है।